हेलो गाइस। हेलो स्टैंडर्ड में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गुप्तकालीन साम्राज्य। गुप्तकालीन साम्राज्य जिसका राजधर्म वैष्णव धर्म था और राज चिन्ह गरुड़ का चिन्ह था। गरुड़ विष्णु भगवान के जो सवारी है गरुड़, वह इसका राज चिन्ह था, अर्थात वे वैष्णव धर्मी थे। वैसे बाद में इन्होंने सभी धर्मों को, आने वाले जो राजा हुए यहाँ के क्रमानुसार सभी धर्मों को प्रायोरिटी दी है, जो बाद में उसकी व्याख्या की जाएगी। इसमें सबसे पहले हम आते हैं गुप्त एम्पायर ऑफ गोल्डन एज। तो गोल्डन एज क्यों कहते हैं, इस सब का जो है व्याख्या बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संस्थापक के आधार पर श्री गुप्त 2240 से 280 ईस्वी पूर्व श्री गुप्त ने यहाँ पे शासन किया। श्री गुप्त को ही यहाँ का संस्थापक माना जाता है, परंतु यह वास्तविक संस्थापक नहीं था। इसके बाद घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम, इसे हम वास्तविक शासक मान सकते, ये ही यहाँ का प्रभावी शासक था। चंद्रगुप्त का नाम चंद्रसेन मिलता है कीर्ति कौमुदी में, चंद्रसेन नाम से जाना गया इसको। और इन्होंने गुप्त संवत चलाई 319 से 320 ईस्वी तक। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि ली। उसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त जो काफ़ी प्रतापी राजा था, और इसी कारण विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा इनको, क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, अर्थात उन्हें हराया, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। ये संरक्षणकर्ता थे हरिशैन कवि और वसुबंधु जो बौद्ध धर्मी थे। इलाहाबाद के स्तंभलेख में धर्म प्रचार बंधु की उपाधि का उल्लेख किया गया है। इन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है, क्योंकि वीणा बजाते हुए इन्हें सिक्कों पे दर्शाया गया है। उसके बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने इसके अलावा परम भागवत, देवगुप्त, देवराज, देवश्री अन्य नामों से भी इनको जाना गया। उदयगिरी के गुहा लेख में दिग्विजयों का उल्लेख है। दिग्विजय मतलब जो इन्होंने लोगों को, मतलब अन्य शासकों को पराजित किया, दिग्विजय। इनका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था नवरत्नों को संरक्षण देना। नवरत्न जैसे कालिदास, जो प्रत्येक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जानता, कालिदास जो संस्कृत के महान कवि थे। उसके बाद धन्वंतरी, उसके बाद अमरकोश लिखा जिसने, शंकु, क्षणपक, बेताल भट्ट की कहानी बच्चों ने भी देखी होगी, टीवी पे आती है बेताल भट्ट। वराह मिहिर जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। वर रुचि और घटक पर्क, ये 9 रत्नों में आते हैं। उसके बाद चीनी यात्री फैयान इन्हीं के समय में भारत आया था। इस काल को ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल माना गया है। आर्यभट्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सूर्य संहिता, सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है सर्वप्रथम बताया था, और इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया। उसके बाद नेक्स्ट है पंचतंत्र, संस्कृत की एक वो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
जो पंचतंत्र, एक कौवे की कहानी भी शायद बच्चों ने सुनी होगी और स्टूडेंटों ने भी। उसके बाद ये तो हमारे जो शासक थे वो कालक्रम था। उसके बाद इसका क्षेत्र था, क्षेत्र गुप्तकालीन क्षेत्र, ईस्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, जिसे हम मध्य देश भी कहते थे, ज़्यादातर मोस्टली मध्य देश के नाम से जाना गया गुप्त क्षेत्र को। वेस्ट में नाग शक्ति थी और साउथ में वाकाटक, और बीच में मरुत्तर के काल में कुषाण सातवाहन जैसे शासकों ने राज्य किया, और उन्हीं के वंशज यानी उन्हीं के सामंत इन गुप्त कालीन शासकों को बताया गया है, अर्थात कुषाणों के सामंत इन्हें माना गया है। गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हुआ, क्योंकि इसे विकेंद्रीकरण अर्थात विभाजन काल भी माना गया है, जबकि मौर्य काल में केंद्रीकरण था, न कि विकेंद्रीकरण। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल के इतिहास को स्वर्ण युग माना जाता है, न कि आर्थिक स्थिति के कारण। ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ सोने चांदी के सिक्के वगैरह और सोने की बरम्बा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसको स्वर्ण युग यानी क्लासिक युग भी कह सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ क्लासिक युग भी कहा गया है इसको, न कि आर्थिक स्थिति के कारण। गुप्तकालीन मंदिर, ये जो है इसका स्थापत्य कला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की। विष्णु जबलपुर एमपी में पड़ता है, जो विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर था। शिव मंदिर बुमरा एमपी में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, बहुत ही फेमस मंदिर है जो भगवान विष्णु को ही डेडिकेट है। भीतरगांव मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर है और कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पक्की ईंटों का बना हुआ था। मंदिर कला जन्म गुप्त काल से ही माना जाता है। मंदिर कला का जो जन्म है वो गुप्त काल से ही माना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्राम दान, किसी विशेष क्षेत्र में कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दिया जाना ग्राम दान कहलाता था। ग्राम दान सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद गुप्त काल का स्वर्ण युग यानी क्लासिक युग में कुमारगुप्त, जिनकी उपाधि थी महेंद्र द्वितीय, इनके अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे और बहुत मुख्य अभिलेख इन्होंने लिखे हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख, विल्संड अभिलेख। गुप्त वंशावली यहीं से पता चलता है, विल्संड अभिलेख से। भीतरी अभिलेख, पुष्यमित्र शुंगों का आक्रमण यहाँ से पता चलता है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध का दर्जा दिया गया है। उसके बाद इनके पुत्र स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और हूणों के आक्रमण हेतु जाना जाता है। हूणों के आक्रमण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। जो तोरमान नामक हूण था, जिसे मलेच्छ शब्द यहीं से निकल के आया है, उसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इन्होंने ही कराया, स्कंदगुप्त जी ने। उस पर्ण दत्त गवर्नर बनाया, कहाँ का? सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का। उसके बाद नेक्स्ट है अंतिम शासक भानुगुप्त, और भानुगुप्त का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रथम बार यानी पहली बार सती होने के प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिनमें गोपराज या भोजराज दोनों में से कंफ्यूजन रहता है। गोपराज और भोजराज कहीं कहीं मिलता है, गोपराज कहीं मिलता है भोजराज, तो दोनों मैंने लिख दिए कि मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हुई, तो इसलिए भ्रम मिथक ना हो स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कायस्थों का बहुत महत्वपूर्ण कारण था इनको बताना, क्योंकि कायस्थ एक जाति के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, मतलब एक नए जाति के रूप में विकसित हुए थे यहाँ से।
जो हमारे गुप्त काल है, इसलिए इनकी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कायस्थ कौन लोग होते थे? कायस्थ जो भूराजस्व के हस्तांतरण अर्थात लेखाकरण या गणना करने वाले व्यक्तियों को कायस्थ नाम दिया गया था। का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिला, जबकि जाति के रूप में औसनम स्मृति में मिलता है। ये लोग जो है कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा स्टूडेंट का कि जाति के रूप में औसनम स्मृति और वैसे सबसे पहले जो वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। उसके बाद अक्षयनिधि। अक्षयनिधि का अर्थ है स्थायी दान, ऐसी भूमि जिससे अनवरत भूराजस्व प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बौद्ध सेनापति आम्रकादव द्वारा साची अभिलेख में जिक्र है इसका। बौद्ध संघ को अक्षयनिधि जमा कराया था। इसके साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं साची अभिलेख से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे कालिदास संस्कृत कवि थे और इन्होंने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रम सूर्यम, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी कृतियाँ थी। उसके बाद विशाखादत्त जैसे मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, ब्रह्मगुप्त। और नेक्स्ट है वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। नेक्स्ट है अमरकोश, अमर सिंह का। और उसके बाद वत्स भट्टी, रावण वध, बुद्धघोष, विशु द्युमान। उसके बाद शूद्रक का मक्षकटिकम। और लास्ट है विष्णु शर्मा पंचतंत्र, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद अब किसी भी शासन को चलाने के लिए 3 चीज़ों का होना अति महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अगर मेंस के पर्पज से इसको देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट जो है मेंस के पर्पज से लिखे जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो यहाँ पे जो है ये एक फैक्ट है जो मतलब याद करके उसको दोनों में पीटीए कम मेंस दोनों में अच्छे से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं, राजनीतिक में प्रशासनिक इकाइयाँ आती है। प्रशासनिक इकाइयों में देश सबसे पहले आता है। देश को गोप्ता, जो उसका अधिकारी होता है उसे गोप्ता या गवर्नर कहीं कहीं मिला है। उसके बाद आता है भुक्ति उसका जो अधिकारियों से ऊपरी कहा गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है विषपति कहते हैं। और पेंठ जो है ग्राम समूह को कहते हैं, जो विषय और ग्राम के बीच का पार्ट होता है उसे ग्राम समूह अर्थात पेटपति कहते हैं उसे। उसके बाद आता है ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है, जिसे ग्रामिक या ग्रामपति या सही शब्दों में से महत्तर भी कहने लगे थे बाद में। तो ये इसका जो है प्रशासनिक इकाई है। नेक्स्ट अब हम आते हैं आर्थिक इकाइयों पे। यहाँ पे गुप्तकालीन निगम, व्यापारिक संगठन। निगम का मतलब होता है व्यापारिक संगठन। सार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारियों का समूह। सार्तवाह व्यापारियों का प्रधान। निगम या नैगम भी कहते हैं, व्यापारिक समिति होती थी। श्रेष्ठी बहुत बार पढ़ा होगा, श्रेष्ठी निगम प्रधान कहते थे इसको। और श्रीन एक नया शब्द है, बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए श्रीन शब्द का प्रयोग किया गया है गुप्त काल में। उसके बाद पुंग जो था विभिन्न जातियों के व्यापारियों का एक समूह होता था पुंग। जबकि कुमार मात्य जो है सबसे बड़े अधिकारी होते थे गुप्त काल के। उसके बाद आता आर्थिक क्षेत्र में बृहद संहिता जो ब्राह्मण द्वारा लिखी गई है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें 3 फसलों का जिक्र किया गया है और जो वर्षा पे आधारित थी। जबकि भूमि के प्रकार यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे क्षेत्र में खेती के लिए उपयुक्त उसे क्षेत्र कहते थे। वास हेतु अर्थात रहने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है खिल्य बिना जोती गई भूमि। और अपहर्त बिना जोती गई भूमि पर जंगली भूमि होती थी। उसके बाद अमरकोश में इनके 12 प्रकार बताए गए हैं। जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं, जिसको साक्ष्य जो है घंटी यंत्र के नाम से इंडिकेट किया गया है। भूराजस्व का कुल उत्पादन
1/4 से लेकर 1/6 भाग होता था और महावस्तु विनिमय एवं कौड़ियों का चलन था। किसमें? गुप्त काल में। दुकल शब्द से पता चलता है कि बुनकरों का प्रमाण मिलता है। दुकल, दुकल मतलब कपड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद तीसरी है सामाजिक स्थिति और कला साहित्य। कला साहित्य 4 वर्णों में विभक्त ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, परंतु बाद में वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्मजात हो गया, अर्थात जन्म पे आधारित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चंडाल को 4 वर्णों में, चंडाल अर्थात अस्पृश्य होते थे, नीचा माना जाता था। वह गांव के बाहर रहता था और मांस खाता था, जैसा कि फैयान ने लिखा है। बौद्ध फैयान ने लिखा है, चीनी यात्री था फैयान, जो कि स्टूडेंट जानते ही है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केंडू पुराण। मार्केंडू पुराण में शूद्रों को दान देना, यज्ञ करना उनका कर्तव्य बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शूद्रों से भिन्न समाज को अत्यंच और चंडाल कहा गया, जो हेवेन सिंह, ये भी एक चीनी यात्री था, हेवेन सिंह और फैयान दोनों चीनी यात्री थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्ति, सारनाथ की मूर्तियाँ, जबकि चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण अजंता बौद्ध कला में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस काल में अनेक स्मृतियाँ जैसे नारद स्मृतियाँ, पार्सर स्मृतियाँ, याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ की रचना हुई। पुराण, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना इसी काल में हुई, अर्थात गुप्त काल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंगा और यमुना की मूर्तियाँ गुप्त काल की ही देन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस काल का महत्वपूर्ण भव्य अवशेष दिल्ली का सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ है। अब हम आते हैं न्याय संहिता। न्याय संहिता में ब्राह्मणों की जो परीक्षा होती थी वो तुला से, जबकि क्षत्रियों की परीक्षा अग्नि से, वैश्यों की परीक्षा जल से और शूद्रों की परीक्षा विष से की जाती थी, जो दिखाता है कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, कितना बड़ा भेदभाव था। और नेक्स्ट पॉइंट है याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को व्यापारी, कारीगर, कृषक होने की अनुमति दी गई है। कुछ लिबरल स्मृतियाँ थी जिनमें शूद्रों को भी और वैश्यों को दोनों को अच्छी प्रायोरिटी दी गई है। जबकि मनुस्मृति में, ये क्लिष्ट मनुस्मृति में 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय के से श्रेष्ठ माना गया है। जबकि मनुस्मृति में 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार जबकि मनु ने 7 प्रकार बताए हैं। और इसका जो क्लासिकल युग है, साहित्य एवं कला में नारी का आदर्श में चित्रण देखने के मतलब आदर्श में चित्रण था, परंतु व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय थी। सिर्फ किताबों में, साहित्यों में था, जबकि वैसे व्यवहार समाज में उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं था, परंतु सती प्रथा थी, जो आरण्यक से पहले ही बता चुके हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। देवदासी प्रथा का उल्लेख मेघदूत से मिला है और विधवा विवाह होते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, गुप्तकालीन नाटकों में 2 विशेषताएं होती थी, प्रेम प्रधान और सुखांत। नाटकों का जो नाटकीय था वो तो प्रेम प्रधान और सुखांत तो अच्छा था, बट नीचे जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया, उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक और स्त्रियां दोनों, चाहे वो किसी भी उच्च समाज से हो निम्न समाज से हो, दोनों प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसके बाद जो है मतलब इससे ही प्रतीत होता है कि डिस्क्रिमिनेशन कुछ काफ़ी हद तक बढ़ गया था और वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया और उनका जो रूप जातियों ने ले लिया, जो आज वर्तमान में
उस प्रासंगिक रूप से विद्यमान है। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर।